देखिए लास्ट क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज नंबर 3.1 का 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और एग्जाम्पल 2 और 3 होमवर्क दिए थे। ये सारा क्वेश्चन आप लोग का सही था, हम चेक कर दिए हैं। इसके बाद देखिए आज के क्लास में हम क्या करते हैं, आप लोग को समझाते हैं कि मैट्रिक्स कितना टाइप का होता है। ठीक है, तो इसलिए कॉपी में हेडिंग हम क्या लिखे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो जो सबसे पहला मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब, ऐसा मैट्रिक्स जो रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा। रेक्टेंगल टाइप का दिखने का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। वही देखिए यहाँ पर लिखे हैं कॉपी में, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम कोई भी एक एग्जांपल लिखे हैं मैट्रिक्स का, इसमें 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑफ रो है 2, नंबर ऑफ कॉलम है 3। क्या रो का नंबर कॉलम के नंबर के बराबर है, आंसर है नहीं है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो का नंबर कॉलम के नंबर के बराबर नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, इसका जनरल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इन जनरल ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम क्या लिख सकते हैं, m क्रॉस n, जहां पर m है रो का नंबर और n है क्या, कॉलम का नंबर। लेकिन ध्यान रखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए रो का नंबर को कॉलम का नंबर के बराबर नहीं होना है, मतलब m इज नॉट इक्वल टू n होगा। जैसे अगर रो का नंबर 2 हो गया तो कॉलम 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, 2 नहीं होना है। अगर रो का नंबर कॉलम के नंबर के बराबर नहीं होगा तब उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसका जनरल ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n, जहां पर m इज नॉट इक्वल टू n होगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होना है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाएगा तब फिर उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे ना, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर का जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एक मान लीजिए मैट्रिक्स ए दिखाएं, कैपिटल ए। जब भी मैट्रिक्स को दिखाइएगा कैपिटल लेटर से दिखाइए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस टाइप से। ठीक, तो मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स हम दिखाए हैं ए, इसका एलिमेंट क्या है, 2 है, 5 है, 6 है, -1 है, कुछ भी एलिमेंट लिख सकते हैं। लेकिन ये मैट्रिक्स कैसा है, इसमें 2 ठो रो है और 2 ठो ही कॉलम है, मतलब इसका अगर ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। तो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल देखिए दिखाए हैं, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स बी है, इसका एलिमेंट सब देखिए, सब लिखे हैं 1, 2, 5, 6, 8, 10, 7, 6, -1। इसका नंबर ऑफ रो कितना है, 1, 2, 3, इसमें 3 रो है। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1, 2, 3, इसमें 3 ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। क्लियरली यहां दिख रहा है नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, इसका जनरल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर को हम लोग क्या लिखते हैं, m क्रॉस n, जहां पर m है रो का नंबर और n क्या है, कॉलम का नंबर। लेकिन अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पर रो का नंबर कॉलम के नंबर के बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, m इज इक्वल टू n। अगर रो का नंबर 2 है तो कॉलम को भी 2 ही होना पड़ेगा, अगर रो का नंबर 3 है तो कॉलम को भी 3 ही होना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होता है उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये 2 टाइप का मैट्रिक्स हुआ, पहला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होगा, दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर क्या होगा, होगा। ठीक, अगला जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स का मतलब क्या, जैसा इसका नाम है वैसे इसका मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है, कॉलम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रो कितना होना चाहिए, केवल और केवल एक सिंगल रो होना चाहिए। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम कितना भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कॉलम कितना भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखिए वही लिखे हैं, ए मैट्रिक्स विथ एग्जैक्टली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल दिखाए हैं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 10 है,
कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। लेकिन ये मैट्रिक्स कैसा है, इसमें एक ही रो है और कॉलम कितना है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 4। तो इसमें एक ठो रो है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम कितना भी होगा, कॉलम में कोई रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं है, पहले से बता रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें कॉलम 4 है, कॉलम 5 हो सकता है, कॉलम 6, कुछ भी कॉलम हो सकता है, लेकिन रो कितना होना पड़ेगा, रो मैट्रिक्स बनाने के लिए एक ही रो होना चाहिए। अच्छा, इसका जनरल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो रो तो हमेशा एक ही होगा, मतलब यहां तो हमेशा 1 ही आएगा नंबर ऑफ रो के जगह, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम के जगह कुछ भी नेचुरल नंबर आ सकता है। इसका जनरल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n, जहां पर ये जो n है, जो नंबर ऑफ कॉलम है, वो कोई भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जनरल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n, जहां पर ये 1 हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि रो मैट्रिक्स होने के लिए एक ही रो होना पड़ेगा और नंबर ऑफ कॉलम इसमें कुछ भी नेचुरल नंबर में हो सकता है, इसको याद रखिएगा। इसी का उल्टा है एक मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स में क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n हो जाएगा, जहां ये 1 हमेशा रहेगा और n का जगह 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, रो कितना भी हो सकता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा, रो कितना भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। वही लिखे हैं, देखिए यहाँ पर, ए मैट्रिक्स विथ एग्जैक्टली 1 कॉलम, ए मैट्रिक्स विथ एग्जैक्टली 1 कॉलम इज कॉल्ड एज क्या, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा, जैसे यहां देखिए रो कितना है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, कॉलम लेकिन एक ही है। इसका ऑर्डर क्या होगा, रो इनटू कॉलम लिखते हैं, तो 4 क्रॉस 1 हो जाएगा। तो चूंकि इसमें एक ही कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, याद रखिएगा। अच्छा, इसका जनरल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो कॉलम के जगह तो हमेशा 1 आएगा और रो के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिख सकते हैं। इसका जनरल ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस 1, जहां पर ये 1 हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स होने के लिए कॉलम का संख्या को क्या होना पड़ेगा, हमेशा 1, और रो के जगह पर कुछ भी आ सकता है। तो स्मॉल n बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, ठीक। तो ये हो गया क्या, कॉलम मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर, n क्रॉस 1, जहां पर 1 हमेशा 1 ही रहेगा और n का जगह 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आप लिख सकते हैं। स्मॉल n जो है कैपिटल N में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, याद रखिएगा। ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। अगला जो आपको टर्म समझना है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, डायगोनल कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो सकता है, क्योंकि अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखिएगा, उसमें कोई भी आपको डायगोनल दिखता हुआ नहीं दिखेगा, आपको उसमें कोई भी डायगोनल नहीं मिलेगा। तो डायगोनल जहां पर भी बात आएगा, वो कौन सा मैट्रिक्स का होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का। डायगोनल किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब देखिए, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को देखिएगा, मान लीजिए ये कोई हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिखे हैं और इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिखे हैं, A11, A12, A21, A22, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्लेस है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का है। अब सुनिए, इसमें 2 डायगोनल है, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल। तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा, तो एक ऐसा डायगोनल जिसमें i का वैल्यू j के वैल्यू के बराबर होगा। जैसे यहां देखिएगा, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू भी 1, यहां देखिएगा i का वैल्यू 2, j का वैल्यू भी 2। तो इस डायगोनल को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। क्या ये प्रिंसिपल डायगोनल हो सकता है, आंसर है बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2 बराबर तो नहीं है, i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1 ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल का पहचान क्या है, i का वैल्यू j का वैल्यू के बराबर होगा। तो ये वाला जो डायगोनल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। और इसका जो भी एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स को लेते हैं, तो सबको लिख दिए, देखिए जनरल फॉर्मेट में, ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें देखिए 2 डायगोनल है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल डायगोनल होगा, तो अभी आपको तुरंत बताए कि प्रिंसिपल डायगोनल का पहचान है, उसमें जितना भी एलिमेंट होगा सभी जगह i इक्वल्स टू j होगा। जैसे यहां देखिए, i का जगह 1, j का जगह 1 बराबर हो गया, i का जगह 2, j का जगह 2 ये भी बराबर है, i का जगह 3, j का जगह 3 ये भी बराबर है। मतलब ये वाला डायगोनल आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। और इसका जो ये एलिमेंट सब है, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्या ये प्रिंसिपल डायगोनल हो सकता है, आंसर है बिल्कुल नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 3 बराबर नहीं है। यहाँ तो बराबर है लेकिन फिर यहाँ बराबर नहीं है। तो क्या इस डायगोनल का हर एक एलिमेंट के लिए i का वैल्यू j का वैल्यू के बराबर है? आंसर है नहीं है। सिर्फ एक तो बराबर है, बाकी दो तो बराबर है ही नहीं, और तीनों एलिमेंट को बराबर होना पड़ेगा। डायगोनल में जितना भी एलिमेंट है सभी जगह i का वैल्यू को j का वैल्यू के बराबर होना पड़ेगा, तब उसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। तो याद क्या रखना है, जो इस साइड का ये डायगोनल सब होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, और उसका एलिमेंट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। और कंसेप्ट क्या याद रखना है? ऐसा एलिमेंट जिसमें i का वैल्यू j के वैल्यू के बराबर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। उस डायगोनल को बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, और उसका एलिमेंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। जैसे इसको देखिए हुए नीचे लिखे हैं, इन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा i इक्वल्स टू j, उसमें i का वैल्यू हमेशा j के वैल्यू के बराबर होगा। i अगर 1 j भी 1, i अगर 2 j भी 2, i अगर 3 j भी 3। नीचे क्या लिखे हैं उसी को देखिए लिखे हैं, ए मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन। ये उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है, आप लोग को लास्ट क्लास समझाए थे हम। द एलिमेंट्स इन विच आई इक्वल्स टू जे इज सेट टू बी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जिसमें आई का वैल्यू जे के वैल्यू के बराबर होगा उसी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, या उसी डायगोनल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे, और उसका एलिमेंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। याद रखिएगा इस चीज को। आगे सुनिए, अगला देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ स्पेशल केस होता है। जैसे एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब सुनिए, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल है बाएं साइड वाला, अभी तुरंत आपको दिखाए, ठीक है। जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा अगर उसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट जैसे 2, 3, 4, -1, -5, 10, कुछ भी नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट होता है और बाकी जो भी एलिमेंट बचेगा, बाकी जो भी पोजीशन सब बचेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो होना चाहिए, तब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोले? अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट होगा, जैसे एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पर क्या लिखे? 2 है, 1 है, 3 है, ये सब तो जीरो नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट। कुछ भी नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, और बाकी जितना भी एलिमेंट है, बाकी जितना भी एंट्री है वो सब क्या होना चाहिए? जीरो। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। वही नीचे देखिए डिफाइन किया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल्स टू जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, एंड रेस्ट ऑल एंट्रीज आर जीरो। लेकिन बाकी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितना भी 6 एलिमेंट बचेगा या जितना भी एलिमेंट बचेगा उसको जीरो होना होगा, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को जीरो नहीं होना है, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है, ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो याद रखना है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट होगा और बाकी सारा एलिमेंट जीरो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। इसको देखिए हम लोग जनरल कंसेप्ट में कुछ इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं। क्या? ए आई जे ये एलिमेंट को दिखाता है, आपको लास्ट क्लास बताए थे। स्मॉल ए जब भी आएगा वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका वैल्यू कोई भी नंबर के बराबर होगा, और k का वैल्यू या तो जीरो के बराबर नहीं होगा या तो जीरो के बराबर होगा। k का वैल्यू कब जीरो के बराबर होगा? जब i नॉट इक्वल टू j होगा। जैसे यहां देखिए, अगर हम आपको 3x3 का मैट्रिक्स का एग्जांपल दिखाए हैं, तो 3x3 का देखिए जनरल फॉर्मेट। यहां देखिए i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, मतलब i इक्वल टू j हो गया। जब i इक्वल टू j होगा तो k का वैल्यू जीरो नहीं होगा, कुछ भी नंबर होगा। तो यहां पर देखिए जीरो नहीं होगा, तो यहां पर देखिए कोई भी नंबर 2 डाल दिए। लेकिन अगर यहां देखिएगा सेकंड प्लेस में A12 में i का वैल्यू है 1 और j का वैल्यू कितना है? 2 है, तो यहां पर i नॉट इक्वल टू j है। जब i नॉट इक्वल टू j होगा, जब i नॉट इक्वल टू j होगा तो k का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए इस जगह पर क्या रखना है? जीरो रख दी। अगला देखिए A13, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 3, i नॉट इक्वल टू j है। i जब नॉट इक्वल टू j होगा तो k का वैल्यू फिर क्या होगा? जीरो होगा। तो इस जगह पर देखिए जीरो रखे हैं, जो कि यहां दिखाई दिस इज क्या? जीरो। उसी तरह से अगर आप यहां देखिएगा A21, i का वैल्यू है 2, j का वैल्यू है 1, i नॉट इक्वल टू j यहां पर भी है, और जब i नॉट इक्वल टू j होगा तो k का वैल्यू क्या लिखना है? जीरो लिखना है। तो देखिए इस जगह पर भी जीरो लिखे हैं, जो कि यहां दिखाया गया जीरो। अगला है A22, i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 2, i इक्वल टू j है इस बार, और अगर i इक्वल टू j होगा तो k का वैल्यू जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इस प्लेस पे देखिए A22 का प्लेस में यहां पर हम जीरो नहीं लिखे, 1 लिखे, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं आप।
लेकिन जीरो नहीं लिखना है। अगला A23 ये वाला जो जगह i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 3, i नॉट इक्वल टू j है। जब i नॉट इक्वल टू j होगा तो k का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो इस जगह पर भी देखिए k का वैल्यू क्या है, जीरो है। अगला यहां पर आपका क्या है A31 i नॉट इक्वल टू j, यहां पर भी जीरो। A32 i नॉट इक्वल टू j, यहां पर भी क्या होगा, जब जब i नॉट इक्वल टू j होगा k का वैल्यू जीरो, देखिए यहां पर भी जीरो है। और लास्ट में A33 i इक्वल टू j, जब जब i इक्वल टू j होगा तो k नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर जीरो नहीं होगा, यहां पर जीरो के अलावा कुछ भी नंबर होगा जैसे हम 3 दिए हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा जिसमें i का वैल्यू j का वैल्यू के बराबर होगा उसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो भी एलिमेंट बचेगा उसमें क्या डालना पड़ेगा आपको, जीरो। तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला सुनिए, जो अगला टाइप का मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट तो होगा, लेकिन वो जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो सभी एलिमेंट आपस में बराबर होगा। जैसे 2 2 2, 3 3 3, 10 10 10, 20 20 20, जो भी एलिमेंट लिखिएगा वो सारा आपस में बराबर होगा और बाकी एलिमेंट सब क्या होगा, जीरो होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। वही लिखे, नीचे लिखे हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ दे आर द सेम कांस्टेंट प्रेजेंट अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल एंड रेस्ट और एंट्रीज आर जीरो। मतलब अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल में हर जगह सेम नंबर होगा, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल में सेम एलिमेंट होता है और बाकी सभी एंट्री जीरो होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आपका स्केलर मैट्रिक्स है वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स का ही एडवांस फॉर्म है। यहाँ पर कोई भी नंबर देने से चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, स्केलर करने के लिए सेम नंबर देना पड़ेगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में, और बाकी एलिमेंट सब क्या होगा, जीरो होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अगला जो है इसी का भी एडवांस फॉर्म है। अगला क्या है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा उसमें नॉन जीरो एलिमेंट होगा, और नॉन जीरो भी क्या होगा, बराबर होगा, सब में सेम होगा, और वो सेम नंबर भी क्या होगा, हर बार 1 होगा। जैसे इसमें कोई भी नंबर आप डाल सकते थे, जैसे 2 2 2 डाल दिए, 5 5 5 डाल दिए, 6 6 6 डाल दिए। अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल डायगोनल में हर एक जगह पर 1 डालना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। यहां पर 2 2 2 नहीं चलेगा, 3 3 3 नहीं चलेगा, -1 -1 -1 भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या डालना पड़ेगा, 1 1 1। कहां पर, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट होगा उसका, उसमें हर एक जगह 1 अगर डालते हैं और बाकी सब एलिमेंट अगर 0 होता है, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल आई। इसको कैपिटल आई से भी दिखाया जाता है। जैसे ये 3 क्रॉस 3 का है, देखिए ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसका हर एक एलिमेंट सिर्फ 1 है और बाकी सब एलिमेंट क्या है, 0 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी तरह से इसका और एक एग्जांपल दिखाएं, 2 क्रॉस 2 का। क्या ये है इसका प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें क्या डाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 डाले हैं और बाकी दोनों एलिमेंट क्या है, इसका 0 है। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल कंसेप्ट याद रखना है, जिस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, बाकी सारा एलिमेंट 0 होगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और चूंकि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का डिस्कस हो रहा है तो इसीलिए ये मैट्रिक्स किसमें होगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो प्रिंसिपल डायगोनल होता ही नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, इसी को हम लोग नीचे जनरल फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं कि ए आई जे का वैल्यू, जो एलिमेंट है उसका वैल्यू 1 होगा। 1 कब होगा, जब आई इक्वल टू जे होगा। अभी तुरंत आपको बताए कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसमें हर एक जगह आई बराबर जे, आई बराबर जे, आई बराबर जे, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट होगा उसमें आई बराबर जे नहीं होगा। देखिए आई है 1, जे है 2, आई नॉट इक्वल टू जे, आई है 1, जे है 3, आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक। तो इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में i बराबर j होता है, और जब जब i बराबर j होगा, जब जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आएगा वहां पर 1 आएगा। जैसे ये है i बराबर j, i है 1, j है 1, तो यहाँ 1 आएगा। ये A22 का प्लेस है, i है 2, j है 2, यहाँ भी 1 आएगा। यहाँ भी A33 का प्लेस है, दिस इज द प्लेस ऑफ A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम का है, तो i बराबर j हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है जिसमें i बराबर j हो रहा है उसमें हर एक जगह क्या आएगा, 1 आएगा। बाकी सब एलिमेंट क्या होगा जिसमें i बराबर j नहीं है, जैसे ये वाला प्लेस, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है,
तो आई नॉट इक्वल टू जे यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का प्लेस है, आई नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। सेम बाकी सब में भी ऐसे ही होगा। ठीक, ये इसमें भी वैसे ही हो रहा है। जैसे ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में आता है, इसलिए यहाँ पर i बराबर 1 j बराबर 1 हो रहा है। ये i बराबर 2 j बराबर 2, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, a 1 1 का प्लेस है, तो i इक्वल टू j हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। ये वाला भी a 2 2 का प्लेस है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, i इक्वल टू j हो रहा है, 2 2 दोनों बराबर हो रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, a 2 2 वाला प्लेस है, तो i इक्वल टू j हो रहा है, इसके जगह पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। और बाकी सब एलिमेंट ये कौन सा प्लेस है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का a 1 2 वाला प्लेस है। ठीक है, इसमें i नॉट इक्वल टू j हो रहा है, i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 2 हो रहा है। समझ पा रहे ना, ये वाला का बात कर, a 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का i नॉट इक्वल टू j है, और अगर i नॉट इक्वल टू j होगा इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। सेम यहाँ पर भी है, ये कौन सा प्लेस है, ये है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का 2 1, i नॉट इक्वल टू j है, i है 2 j है 1, अगर i नॉट इक्वल टू j हो रहा है तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी 0 आएगा। सिंपल लैंग्वेज में याद रखिएगा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, बाकी सब एलिमेंट 0 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका अभी बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, आपका जो क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर है? देखिए उसी को नीचे डिफाइन किया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ देयर इज द सेम कांस्टेंट 1 प्रेजेंट along द प्रिंसिपल डायगोनल एंड रेस्ट ऑल एंट्रीज आर 0। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपका प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, बाकी सारा एंट्री 0 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। एकदम याद रखिएगा। अब आगे देखिए, सुनिए, यहां पर हम दो क्वेश्चन कल पूछे थे। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला दो हम स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें कौन सही है कौन गलत है, बहुत सिंपल सा चीज है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर, जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्या सभी स्केलर मैट्रिक्स होगा। और स्टेटमेंट नंबर 2 इसी का उल्टा है, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल, क्या सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो देखिए यहां पर समझाते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कोई स्केलर मैट्रिक्स है, तो वहां पर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा उसमें आपका सेम कांस्टेंट आएगा, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट आएगा। और अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो नॉन जीरो किसका कंडीशन है, डायगोनल का, तो ये भी नॉन जीरो एलिमेंट ही खोजता है। इसका मतलब क्या है, जितना भी स्केलर मैट्रिक्स है उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा, क्योंकि वो नॉन जीरो होगा, अगर वो नॉन जीरो है मतलब स्केलर मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैट्रिक्स आपका डायगोनल है तो क्या उसको स्केलर बोलेंगे, आंसर है नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर डायगोनल है तो यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट तो आएगा, लेकिन क्या वो नॉन जीरो हर बार बराबर होगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि डायगोनल का तो एक ही कंडीशन है, क्या, कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आना चाहिए। वो बराबर होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है डायगोनल का, और अगर ये बराबर नहीं होगा तो क्या वो स्केलर कहलाएगा, आंसर है नहीं कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि जितना भी आपका स्केलर मैट्रिक्स होता है सबका प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट होता है, बराबर होगा, सभी नॉन जीरो एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सब क्या होगा, आपका जितना भी स्केलर मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते। इसका मतलब हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता है, लेकिन हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स आपका क्या होता है, होता है। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखे हैं, तो इसमें कौन सही होगा, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल, क्योंकि अगर स्केलर है तो प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट है और वही तो चाहिए डायगोनल के लिए, डायगोनल होने के लिए। लेकिन जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्या वो स्केलर होगा, आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला आपका होगा। अगला जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, जीरो। इसका और एक नाम है नल मैट्रिक्स। सिंपल सा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें कोई आपका प्रिंसिपल डायगोनल का डिस्कस नहीं हुआ, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में भी जीरो मैट्रिक्स होगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी जीरो मैट्रिक्स होगा। जैसे ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका क्या ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो देखिए हर एक एलिमेंट जीरो है। वही लिखे हैं, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर क्या, जीरो। जैसे एक मैट्रिक्स बी लिखे हैं, इसमें नंबर ऑफ रो 2 ठो है, नंबर ऑफ कॉलम 3 ठो है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसलिए ये मैट्रिक्स को भी क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखिएगा, ऐसा मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलेंगे जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा।
एक ठो भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर जीरो का जगह अगर सिर्फ 1 हो जाता, बाकी 3 जगह जीरो रहता, तो क्या ये आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाता? आंसर है बिल्कुल नहीं कहलाता। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका और एक नाम क्या है? नल मैट्रिक्स। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है? इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं इस टाइप से, ओ से, या इसको जीरो पढ़ सकते हैं जीरो से। इसका सिंबल है ये जीरो मैट्रिक्स का, याद रखिएगा। अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका यूज आपका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या है, सुनिए। इसका मतलब है इक्वल मैट्रिसेस। नाम क्या है इसका? इक्वल मैट्रिसेस। देखिए इक्वल मैट्रिसेस का क्या मतलब है? इक्वल मैट्रिसेस का मतलब है जैसे ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3 है। इसमें 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, 2 क्रॉस 3। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। इसमें 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 3। तो अगर किसी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका बराबर रहेगा तो उस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर आपका मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है? जैसे ये वाला A11 का प्लेस है, इसका A11 का प्लेस के बराबर ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। ये A12 का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, ये भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, तो इसका जो A12 का प्लेस है, जो एलिमेंट है, इसका A12 का एलिमेंट के बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर। ये जो A13 का एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, ये भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह से ये एलिमेंट कौन सा? इसका नाम क्या होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21, A21। इसका नाम भी क्या होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के बराबर होगा। ये वाला जो एलिमेंट है A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसको यहां दिखाया है। और ये एलिमेंट भी क्या होगा? इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब अगर कोई दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर होता है तो वो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर मैट्रिक्स आपका इक्वल हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? बिल्कुल ही बराबर होगा। क्या होगा? बिल्कुल ही बराबर होगा। A11 का एलिमेंट A11 के बराबर, A12 का एलिमेंट A12 के बराबर, A13 का एलिमेंट A13 के बराबर, A21 का एलिमेंट A21 के बराबर, A22 का एलिमेंट A22 के बराबर, A23 का एलिमेंट A23 के बराबर। जितना भी एलिमेंट होगा सब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होगा। वही देखिए नीचे इसको डेफिनेशन में भी लिखे हैं। टू मैट्रिसेस A एंड B, मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स A और B है, आर सेट टू बी इक्वल। दोनों को इक्वल कब बोलेंगे? इफ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेकंड मैट्रिक्स के बराबर होगा, अगर दोनों का ऑर्डर आपस में बराबर होगा तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। और दोनों मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। याद रखिएगा। अब देखिए इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछता है, ये तो थ्योरी हो गया, थ्योरी तो लिखने आपको एग्जाम में नहीं आएगा। इसके ऊपर में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन और कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में, जैक बोर्ड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन हम दिखाएं 6 का 1 नंबर, देखिए क्या है, दे दिया है 4 3 x 5 और यहाँ है y z 1 5 और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। आपको x y और z का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए आप कैसे इसका वैल्यू को निकालिएगा। तो पहले आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो भी मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको सेम टू सेम आपको यहाँ पर कॉपी करना अपना आंसर शीट में। इसको लिख दिए। ऑर्डर देखिए, इसका 2 ठो रो है 2 ठो कॉलम, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। इसमें भी 2 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, ऑर्डर कितना? 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा क्या, एग्जामिनर को बताने के लिए कि सिंस ऑर्डर ऑफ दिस टू मैट्रिसेस आर सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स कैसा होगा? इक्वल होगा। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपका इक्वल होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? बराबर होगा। वही लिखे हैं देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब क्या? ये जो A11 का प्लेस है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, इसके A11 के बराबर होगा, मतलब 4 बराबर y होगा। ये जो ये वाला एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, इसमें कौन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में? ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये वाला A12 वाला एलिमेंट आपस में बराबर होगा, मतलब 3 बराबर z हो जाएगा। ये जो ये वाला एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का A21 वाला एलिमेंट, इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21 के एलिमेंट के बराबर, मतलब x बराबर 1 हो जाएगा। और ये तो 5 बराबर 5 आपको दिया ही हुआ है।
तो सिंपली याद रखना है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर है, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट भी इसके बराबर होगा। इससे निकाल दिया। देखिए वही क्या यहाँ लिखे हैं 4 बराबर y है, 3 बराबर z है और x बराबर क्या है, y, सॉरी x बराबर क्या है 1 है, यहाँ लिख दिए। तो सजा कर लिख दिए x बराबर 1, y बराबर 4, z बराबर 3। आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो बहुत ही सिंपल सा है, कोई भारी वाला चीज नहीं है। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता है या तो 1 नंबर का, अगर बहुत शॉर्ट क्वेश्चन देगा इस टाइप का, या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। जैसे और एक क्वेश्चन हम देखिए यहाँ पर करवाए थे कल, देखिए सुनिए क्या है क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 3.1 का है, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर है। क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम है, कोई अलग नहीं है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ LHS में, एक मैट्रिक्स दिया हुआ RHS में, और इसमें x, y और z का यूज किया गया है। और क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो पहला काम किया, दोनों जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ LHS वाला और RHS वाला, दोनों को एज इट इज आपको आंसर शीट में कॉपी करना है, फिर उसका प्रॉपर ऑर्डर लिखना है। देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। इसमें भी 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। क्लियरली दिख रहा है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बराबर है। तो दोनों मैट्रिक्स कैसा होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा। अगर दोनों मैट्रिक्स सबका इक्वल मैट्रिक्स होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर। वही लिखे हैं, सिंस द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आर सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, देयरफॉर द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर। कोई इसमें दिक्कत वाला चीज नहीं है। देखिए बराबर करते हैं, x + y बराबर 6 लिख दिए पहला। अगला 2 बराबर तो 2 है, तो इससे तो हमको x, y, z का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। अगला क्या है, 5 + z बराबर 5, इसको लिखें 5 + z बराबर 5। इसमें एक ही तो अननोन है z, तो इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं तुरंत। तो 5 को उधर कर दिए तो प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 5 0 हो गया, तो z का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो x, y और z में एक का वैल्यू तो निकल चुका है, क्या, z = 0 हो जाएगा। अब देखते हैं x और y कैसे निकलेगा। तो और एक एलिमेंट बाकी है, क्या, x × y का वैल्यू किसके बराबर, 8 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखे x × y बराबर 8, इसको इक्वेशन 2 कर दिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आराम से सॉल्व करने हम लोग जानते हैं, लोअर क्लास में पढ़े हैं, क्लास 10 में, क्लास 9 में। सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए हम कैसे सॉल्व कराए थे इन लोग को कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको क्या किए हैं, इसको सॉल्व करके एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस किए हैं। जैसे x निकाले हैं y के टर्म में, क्या होगा, तो y को उधर कर दिए तो क्या होगा, x बराबर 6 - y हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 कर दिए। और ये जो x का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ y, उसको कहां पर डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में x का जगह डाल देंगे। वही लिखे देखिए नीचे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में जो x का वैल्यू को y के टर्म में निकाले हैं, उसको इक्वेशन 2 के x का जगह डाल देंगे। तो क्या होगा, x का जगह क्या आ जाएगा, 6 - y, और साथ में जो y था इक्वेशन 2 में, वो y अपने जगह पर रहेगा, बराबर 8 भी रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और इससे y का वैल्यू निकलेगा। जैसे ही y का वैल्यू निकल जाएगा, यहां डाल देंगे तो x निकल जाएगा, और z तो पहले से निकला हुआ है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 6 × y 6y होगा, -y × y -y² होगा, बराबर 8 हो जाएगा। देखिए वही लिखे हैं यहाँ पर नीचे में, क्या, 6y - y² बराबर 8। सबको उधर कर दिए ताकि y का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो इधर बच गया 0, इधर आपका y² जाके +y² होगा, ये जाके होगा -6y, और इधर पहले से +8 था, घुमा के लिखेंगे y² - 6y + 8 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। अब ये बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलिए कैसे इसको ब्रेक करेंगे जी, 8 को तोड़ना पड़ेगा, हाँ, 2 चौके 8, 4 और 2 बनेगा। ऐसा लिख सकते हैं, y² - 2y - 4y + 8 बराबर 0। जोड़ेंगे तो -6y आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +8y² आएगा। अब इसको कीजिए फैक्टराइज, तो y कॉमन लेंगे, y - 2 होगा, यहाँ पर भी y - 2 होगा, तो लेना पड़ेगा -4, ताकि -4y और +8 बराबर 0 हो जाएगा। एक बनेगा y - 2 और एक बनेगा क्या, y - 4 बराबर 0। अब देखिए दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे सेपरेटली। तो अगर इसको y - 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो y बराबर कितना बनेगा, y विल बी इक्वल टू 2 बनेगा। और अगर y - 4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो y कितना बनेगा, y बनेगा आपका कितना, 4 बनेगा। अब देखिए दोनों ही y के लिए दोनों x निकलेगा, कहां से निकलेगा x, इक्वेशन नंबर 3 से निकलेगा x। तो नीचे लिखेंगे उसको, नीचे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन
3, 2 कॉलम बना लीजिए इसका, लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू 2, तो पहले y बराबर 2 ले रहे हैं, अगर y 2 यहाँ रख देंगे कहाँ पर, इक्वेशन 3 में, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना, 6 माइनस वाई बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4, तो x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक, और इसी तरह से यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 में पुट कीजिए, y बराबर 4 को इसी इक्वेशन में, कहाँ गया, ये वाला 6 माइनस कितना होगा y, और y का जगह इस पर कितना है 4, तो यहाँ लिखिएगा व्हेन y इक्वल्स टू 4, तो डालिए इसमें, तो x बराबर कितना 6 माइनस वाई हो जाएगा, दिस इज 6 माइनस वाई, इस बार कितना लिए हैं 4, दिस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब जब x का वैल्यू 4 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, और z तो हमेशा कितना आएगा 0 आएगा, और जब x का वैल्यू 2 लेंगे तब y 4 आएगा, और z का वैल्यू हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। तो ये लिख दीजिए, देयरफॉर व्हेन वी टेक x इक्वल टू 4, तो y कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और z कितना आएगा, z तो हमेशा 0 ही आएगा। या फिर और एक क्या होगा, जब हम लोग लेंगे x का वैल्यू को 2, तब y कितना आएगा, y मिलेगा आपको 4, और z का वैल्यू कितना आएगा, ये 0 ही होगा, और ये दोनों मिलाकर क्या कर दीजिएगा, दिस इज योर आंसर। बोलिए क्लियर है कि कुछ डाउट है? नहीं सर। क्या नहीं क्लियर है ना? आदित्य क्लियर है? माधवी देखिए, जानकी हाँ सर। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और कराना चाहते हैं हम, क्या कर सकते हैं आप लोग? 5-10 मिनट लगेगा, कर सकते हैं? ठीक है, माधवी कर सकते हैं वरना? हाँ सर। ठीक है, देखिए अच्छा इसका होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए इसी 3.1 एक्सरसाइज का, बुक रखे हैं ना? ठीक है, 3.1 का 6 नंबर का देखिएगा, आपका 3 नंबर आराम से बन जाएगा। ठीक है, 6 का 3 आपका आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देखिए हम आज कराना चाहते हैं, क्वेश्चन और देखिए कौन सा क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, इसी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 4 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, सॉरी ए बी सी एंड डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। अच्छा इक्वेशन क्या दिया है, देखिए इक्वेशन ये लिखा हुआ है इस टाइप से, a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, और ये 3c प्लस डी, और इधर क्या लिखा हुआ है -1 5 0, और ये है 13। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके ए बी सी और डी का वैल्यू को फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो पहले वही देखिएगा, पहले क्या काम करना है, जब भी एग्जाम में आएगा इन दोनों मैट्रिक्स को कॉपी कर लीजिएगा। तो a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, -1 5 0 13। ऑर्डर लिख दीजिए 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है। अब क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स आपका इक्वल मैट्रिक्स है, क्यों, दोनों का ऑर्डर आपका सेम है, तो क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे। ठीक, तो यहां लिखिए शॉर्ट में, सिंस दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, so equating their corresponding elements, देखिए क्या होगा, तो पहले a11 को a11 से इक्वेट करते हैं, तो क्या होगा, तो a माइनस बी बराबर -1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसको इससे करेंगे तो 2a प्लस सी बराबर 5 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, 3c प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा।
इसको कर दीजिए 1 नंबर, इसको कर दीजिए 2 नंबर, इसको कर दीजिए 3 नंबर, इसको कर दीजिए 4 नंबर। 4 इक्वेशन, 4 अननोन, आराम से सॉल्व हो सकता है। देखिए थोड़ा बुद्धि लगा के सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें ए और बी है, इसमें भी ए और बी है, तो पहले इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कीजिए। ठीक, जैसे ए भी निकल जाएगा, ए को यहाँ डाल दीजिएगा, उससे सी निकल जाएगा। जैसे सी निकल जाएगा, सी को यहाँ डाल दीजिएगा, डी निकल जाएगा। तो पहले लिखिए सॉल्विंग 1 and 3, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट। देखिए ऊपर नीचे लिख के सॉल्व कीजिए, आराम से कट जाएगा, दिख रहा है। a माइनस बी बराबर है -1 और इसमें 2a माइनस पी बराबर कितना है 0। इसको माइनस कीजिए, देखिए साइन चेंज करके, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये 0 में तो कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये माइनस बी से प्लस बी का क्या होगा, इसी देखिए माइनस बी है, दिस इज प्लस बी, आपका कट जाएगा, क्या बनेगा a और ये -2a, तो a माइनस 2a कितना बनेगा -a बनेगा, बराबर ये कितना आएगा -1 आएगा। -1 और 0 कितना -1 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, देयरफॉर a बराबर कितना, दिस इज इक्वल टू 1। बहुत बेसिक सा चीज है, कोई बहुत दिक्कत वाला नहीं है। अब ये a बराबर जो 1 आया उसको कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए, लिखते हैं पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, कोई भी मतलब किसमें 1 और 3 में पुट कीजिए, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट। डालिए इसमें b निकल जाएगा, तो a माइनस बी बराबर है -1, इसमें एक जगह डाल दीजिए 1, तो 1 माइनस बी बराबर -1, b को उधर कीजिए, इसको इधर लाइए, तो 1, ये इधर आएगा तो बनेगा +1, b उधर जाएगा तो बनेगा क्या +b, तो b बराबर कितना 1 + 1 2, तो नीचे क्या लिखिएगा, देयरफॉर b इक्वल टू कितना, b इक्वल टू 2। हाँ देखिए हो गया, ठीक, 1 + 1 बराबर b हो गया, तो b बराबर कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 2। अब देखिए a भी निकल चुका है आपको, अब c d चाहिए, तो a का वैल्यू मालूम है, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए a का वैल्यू को, c निकल जाएगा। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या है, 2a + c बराबर 5, ये वाला 2a + c बराबर 5, इसमें एक जगह डाल दीजिए, कितना a निकल चुका है 1, तो क्या होगा 2 × 1 + c बराबर 5, तो 2 + c बराबर 5, इसको इधर कीजिए, c बराबर कितना 5 - 2, देयरफॉर c बराबर 5 - 2 कितना आएगा 3 बन जाएगा। उसी तरह से c मिल चुका है, अब c का वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, इक्वेशन 4 में आपको d निकल जाएगा। नीचे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, 3c + d बराबर 13, 3c + d बराबर 13, तो 3 × c कितना आया है 3 + d बराबर 13, 3 × 3 = 9 + d, ये सब तो कर सकते हैं, तो d बराबर कितना 13 - 9, 10 11 12 13 4 होगा, दिस इज 4, देयरफॉर d बराबर कितना 4। आपको a b c d चाहिए था, नीचे अच्छा से लिख दीजिएगा, देयरफॉर a = 1, b = 2, c = 3 एंड d = कितना 4। कितना अच्छा आंसर आ गया, देखिए 1 2 3 4, दिस इज योर आंसर। बोलिए क्लियर है कि कोई डाउट है? देखिए जानकी, प्रिया, आराध्या, अदिति, माधवी, अपर्णा, ठीक है, हाँ। अच्छा होमवर्क और एक लिख के रखिएगा, 100 तो पहले दिए आपको, उसे बना के भेजिएगा, ठीक है, और लिख के रखिएगा। देखिएगा एग्जाम्पल आपका बन जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 बन जाएगा, देखिएगा बुक में, एग्जाम्पल नंबर 4 भी बन जाएगा, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 5 भी बन जाएगा। ये तीनों को क्वेश्चन को बना के हमको सेंड कीजिएगा, ठीक है, और साथ में यहां जो दिए थे इसको भी बनाइएगा। क्लियर है ना? देखिए, या कोई डाउट है?